नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं काविद देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय काविद देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे जियोमेट्री यानी कि ज्यामिति। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि दिए गए चित्र में गिवन डायग्राम में क्यू आर टी एस एक चक्रीय चतुर्भुज यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। यदि PT बराबर 5 सेंटीमीटर, ST बराबर 4 सेंटीमीटर, PS बराबर 6 सेंटीमीटर तथा एंगल PQR बराबर 63 है, तब ध्यान TR बराबर क्या होगा? 3 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। देखो ये डायग्राम क्वेश्चन में ही दिया हुआ। अब इसी का हम इस्तेमाल करेंगे। देखो सबसे यहाँ पर दिया है कि ये डायग्राम में क्यू आर टी एस देखो क्यू आर टी एस एक चक्रीय चतुर्भुज है यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। मतलब देखो साइक्लिक यानी कि चक्रीय चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं? देखो यदि कोई चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल हो, चतुर्भुज है यानी कि क्वाड्रिलेटरल है और इसके चारों के चारों वर्टेक्स, चारों के चारों से यदि सर्कल के ऊपर है, वृत्त के ऊपर है, सर्कल के ऊपर है, वृत्त के ऊपर है, तो ऐसे चतुर्भुज को हम चक्रीय बोलते हैं, साइक्लिक बोलते हैं, यानी सर्कुलर बोलते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो देखो यदि सर्कल के अंदर चतुर्भुज बन रहा है तो उसको चक्रीय बोलते हैं। मतलब यहाँ पर QRTS चक्रीय है, साइक्लिक है। और इसका स्पेशल प्रॉपर्टी यानी गुणधर्म ये होता है कि आमने सामने वाला एंगल का योग 180 होता है, 180 होता है। ऑपोजिट एंगल का एडिशन 180 होगा। मतलब देखो इस एंगल का यानी इस एंगल का योग 180 होगा। मतलब एंगल STR एंगल SQR बराबर 180। सिमिलरली ये एंगल S एंड एंगल R 180 होगा। ये एंगल S प्लस एंगल R 180 होगा। मतलब एंगल QST प्लस एंगल TRQ 180 होगा। अब यहाँ पर आगे दिया है इसमें PT 5, देखो PT ये 5 है, 5 है। आगे SQ देखो ये 4 लिखा है। ये PS देखो P यहाँ पर, S यहाँ पर, PS देखो ये 5 है, 5 है। देखो PS ये लेंथ 6 का है, 6 का है। ये PS 6 का है, 6 का है। तथा एंगल PQR यानी एंगल RQ, ये Q एंगल 63 का है, 60 का है, 63 का है। देखो 63 का है, 63 का ऐसा दिया है। तो हमें TR निकालना मतलब X निकालना है, हमें TR निकालना मतलब X निकालना है। तो ये X कैसे निकले? देखो यहाँ पर TR निकालने के लिए देखो हमें यहाँ पर दो त्रिभुज को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, समरूप बताना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। कौन सा? देखो एक ओरिजिनल ट्रायंगल मूल त्रिभुज मतलब त्रिभुज PQR, ट्रायंगल PQR एंड दूसरा त्रिभुज सेकंड ट्रायंगल ये छोटा PST यानी PST यानी PTS। ये दोनों को हमें सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, समरूप बताना पड़ेगा। मतलब हमें देखो समरूप यानी कि सिमिलर का ये मतलब होता है, देखो
यहाँ पर ये छोटा ट्रायंगल एंड ओरिजिनल ट्रायंगल, मूल ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल दिखने में एक जैसे हैं पर उसका साइज अलग अलग। किसी पर ये समरूपता का यानी कि सिमिलारिटी का मीनिंग ये होता है ये छोटा त्रिभुज इन ओरिजिनल की बड़ा त्रिभुज दोनों दिखने में एक जैसा है, दिखने में एक जैसा है पर साइज में अलग अलग है, साइज में अलग अलग, इसलिए इसको समरूप त्रिभुज बोलते हैं, सिमिलर ट्रायंगल बोलते हैं। तो हम इसको अब मैथमेटिकली प्रूव करना पड़ेगा, इसको हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, साबित करेंगे। तो देखो यहाँ पर पहली बात देखो ये छोटे ट्रायंगल में ये पी एंगल है और बड़े में भी पी एंगल है, छोटे में भी ये पी एंगल है और बड़े में भी पी एंगल है, मतलब यहाँ पर भी पी। और देखो अब हम यहाँ पर संगतता लिखेंगे, संगतता लिखेंगे। देखो यहाँ पर देखो इसमें ये पी एंगल और इसमें भी ये पी एंगल आएगा। देखो इसमें देखो छोटे में पी एंगल और बड़े में भी पी एंगल है, मतलब पी के संगत पी है, पी के कोरस्पॉन्डिंग पी, मतलब पी बराबर पी है, ये दोनों के लिए पी बराबर है, इक्वल, क्योंकि एक ही है इसलिए। हम क्या कहना चाह रहे वो आपको समझ में आ ही गया होगा। देखो आगे दूसरी बात देखो यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर देखो यहाँ पर ये QRTS क्या है, हमारा चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो इसमें क्या बोले, देखो यहाँ पर इस साइड को हमने एक्सटेंड किया है, विस्तार के कैसे, ये चतुर्भुज है तो इसकी एक साइड को मतलब आरटी को हमने एक्सटेंड किया है, बढ़ाया है, आगे बढ़ाया। देन देखो ये जो एंगल होगा, ये जो कोण बनेगा वो सामने वाले के बराबर होता है, ऑपोजिट के इक्वल। मतलब यहाँ पे ये 63 है तो ये भी 63 का ही होगा। फिर से देखो ये QRTS हमारा चक्रीय चतुर्भुज है और इस चक्रीय चतुर्भुज की ये TR साइड को हमने आगे बढ़ा, यानी ऐसा करने में देखो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। कौन सा एंगल, एंगल STP यानी कि एंगल PTS। तो ये एंगल सामने वाले के यानी कि ऑपोजिट के बराबर होता है, इक्वल। ये 63 है तो ये भी 63 होगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है और इसका हम बेसिक भी दे सकते हैं, मूल में ये कैसे काम करता है, मतलब कैसे होता है वो भी हम देख सकते हैं। मतलब यहाँ पर सीधी सी बात है कि हमने अभी बताया कि ये चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने कोण का योग 180 होता है। यहाँ पर ये 63 है तो ये एंगल चतुर्भुज का ये एंगल कितना होगा, 117 होगा। देखो 117, देखो जोड़ के देखो, ऐड करके देखो, 117 और 63, 117 और 63 180, देखो 120 3 दिया तो 120 हुआ और 60 यानी कि 120 60 180 हो जाएगा, यानी ये 117 होगा। एंगल STR यानी एंगल RTS ये एंगल 117 होगा। अब हमें मालूम है कि एक लाइन के एक तरफ का पूरा एंगल कंप्लीट एंगल 180 का होता है, 180 का होता है। देखो इसे यदि एक कोई स्ट्रेट लाइन है तो लाइन के एक तरफ का कंप्लीट एंगल पूरा एंगल 180 का, यानी यहाँ पर इधर वाला 117 है तो इधर वाला 63 होगा, 63 होगा। तो इसी को हमने कॉन्सेप्ट की तरह बता दिया, इसी को हमने कॉन्सेप्ट की तरह बता दिया। इन शॉर्ट ये 63 तो ये 63 होगा, कि इसे होगा तो ऐसे होगा, ये 63 तो इधर वाला ये 117 तो इधर वाला 63 हो जाएगा। मैं ये दोनों का योग 180 होगा क्योंकि लाइन की एक तरफ कंप्लीट एंगल है, वो ये दोनों का 180 होगा क्योंकि ये
ये सामने सामने के कोण है। किसमें? चक्रीय चतुर्भुज में। तो ऐसा समझना है, मतलब ये छोटे ट्रायंगल में ये टी एंगल और इस बड़े ट्रायंगल में ये क्यू एंगल कॉरस्पॉन्ड हो गए, यानी कि संगत हो गए। देखिए फिर से कर, ये छोटे ट्रायंगल का एंगल पीटीएस मतलब टी एंगल, और बड़े में ये क्यू एंगल यानी पी क्यू है, ये दोनों बराबर है, मतलब टी के संगत क्यू हो गया, टी के कॉरस्पॉन्डिंग क्यू हो गया। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। तो आगे लास्ट में क्या हो, देखो यदि कोई त्रिभुज में, देखो अब क्या होगा, देखो अब इस छोटे त्रिभुज में देखो ये एक एंगल हो गया, इसका भी हो गया था, अब ये एंगल कुछ ना कुछ तो होगा, ये एंगल कुछ ना कुछ तो होगा, और ये जो होगा वही का वही ये आर एंगल होगा। बड़े त्रिभुज में आर एंगल होगा। किसे? देखो इस छोटे त्रिभुज यानी पीएसटी में ये एंगल यानी एंगल पीएसटी कुछ ना कुछ तो होगा, और ये जे होगा, जितना इसका मेजर होगा, माप होगा, वैल्यू होगा, उतना ही वैल्यू उतना ही माप ये बड़े त्रिभुज में ये एंगल आर का होगा, एंगल आर का होगा, यानी एंगल पी आर क्यू का होगा। क्योंकि देखो हमें पता है कि तीनों कोणों का योग 180 होता है, तीनों कोणों का योग 180 होता है, तीनों कोणों का योग 180 होता है, तीनों कोणों का योग 180 होता है। मतलब देखो इसमें देखो ये पी कॉमन है और इसमें एक तरह, तो सीधी सी बात है, ये जितना होगा उतना ही इसको होना पड़ेगा, तभी 180 बनेगा, 180 बनेगा। इन शॉर्ट यहाँ पर लास्ट में ये इस त्रिभुज का एस और इस त्रिभुज का आर संगत हो गया, कॉरस्पॉन्ड हो गया, मतलब एस बराबर आर हो गया। तो यहाँ पर हमें संगतता क्या मिला? हमें ये संगतता मिला, ये हमें संगतता मिला, मतलब P के संगत P है, T के संगत Q है, S के संगत R है, तो ये इक्वल होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर कौन सा नियम लगे? यहाँ पर नियम ट्रिपल ए लगेगा, एंगल 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 लगेगा, कोण 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 लगेगा। मतलब इस नियम के हिसाब से ये दोनों त्रिभुज, ये छोटा और ओरिजिनल यानी बड़ा सिमिलर हो गया, समरूप। फिर से एक बार, ये ट्रिपल ए के नियम के हिसाब से ये छोटा त्रिभुज, ये ओरिजिनल त्रिभुज, ये छोटा और बड़ा दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, समरूप यानी सिमिलर हो गया, समरूप हो गया, सिमिलर हो गया। मतलब देखो ये ट्रिपल ए का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होना चाहिए, संगत कोण बराबर होना चाहिए, संगत कोण बराबर होना चाहिए। तो हमने ऑलरेडी ये प्रूव कर दिया। देखो ए का मतलब एंगल, मतलब कोण, तो ये P के संगत P बराबर है, दूसरा ए तो ये T के संगत Q बराबर है, और लास्ट में फिर से ए मतलब S के संगत R बराबर है। ये हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है। मतलब ट्रिपल ए मतलब तीन बार एंगल कॉरस्पॉन्डिंग लेना है, तीनों के तीनों बार एंगल ही आएगा, तीनों के तीनों बार एंगल ही आएगा, ऐसा समझना होता है। तो अब यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज हमने समरूप प्रूव कर दिया, सिमिलर प्रूव कर दिया। तो अब आगे क्या होगा? तो आगे क्या होगा? इसी के साथ देखो यहाँ पर देखो ये भुजा तो इक्वल नहीं होता है। यदि दो त्रिभुज समरूप है यानी सिमिलर है, तो उसमें साइड्स यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड यानी संगत भुजा बराबर नहीं होता है, इक्वल नहीं होता। फिर से यदि दो त्रिभुज समरूप है तो उसमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड यानी संगत भुजा बराबर नहीं होता है, बल्कि रेशो इक्वल होता है, अनुपात बराबर होता है। मतलब यहाँ पर देखो ये PT रेशियो ये PQ बराबर ये TS रेशियो QR बराबर
ये पी एस रेशियो पी आर होगा। देखो यहां पर साइड्स का रेशियो बराबर होता है, मतलब पीटी डिवाइड पी क्यू बराबर टी एस डिवाइड क्यू आर बराबर ये पी एस डिवाइड पी आर होगा। पी आर होगा, पी आर होगा, तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा, ये समीकरण मिलेगा, ये इक्वेशन मिलेगा, समीकरण मिलेगा। अब हमें देखो यहां पर हियर ये टी आर निकालना है। देखो टी आर, ये टी आर देखो यहां पर हमें निकालना है टी आर। देखो टी आर, देखो देखो टी आर, देखो टी आर, देखो टी आर, ये टी आर हमें निकालना है, टी आर निकालना है। कैसे निकलेगा? हाउ टू आउट दिस। देखो यहां पर पहली बात तो हमें जो वैल्यू पता है वो रख देनी है, जिनकी जिनकी वैल्यू हमें पता है वो रख देनी है। देखो यहाँ पर पहली बात ये पीटी है, तो ये पीटी की वैल्यू हमें पता है, यानी कि इसको हमें लेना पड़ेगा, इस पार्ट को लेना पड़ेगा। दूसरा टी एस, तो टी एस इसका वैल्यू हमें पता है, मतलब इसको हमें नहीं लेना है। इस सेकंड पार्ट को हमें नहीं लेना, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट को लेना है। ये दोनों को हमने लिया तो हमारा आंसर निकल जाएगा। देखो यहाँ पर पीटी, तो ये पीटी 5 है 5 बट्टा में पी क्यू, तो पी क्यू यहाँ पर पी क्यू पूरा से 4 10 है 10 है, से 4 देखो से 4 देखो से 4 10 होगा 10 होगा। आगे पी एस देखो पी एस ये इतना पी एस ये 6 है 6 है, और लास्ट में पी आर मतलब पूरा, तो पूरा देखो ये 5 प्लस एक्स है, 5 प्लस एक्स, और हमें एक्स निकालना है। तो आगे यहाँ पर ध्यान देखो यहाँ पर देखो ये 5 दूनी 10 होगा, 5 दूनी 10 होगा। देन आगे देखो ये 5 प्लस एक्स बराबर 6 दूनी 12 होगा। फिर से देखो 5 दूनी 10 हुआ, ये 5x को हमने इधर लाए तो ऊपर आ गया, और 2 को हम इधर लाए तो ऊपर में, यानी इससे के साथ मल्टीप्लाई हो गया, गुणा हो गया। देन यहाँ पर 5x बराबर हमें 12 मिला, तो आगे था ये x बराबर ये 12 माइनस 5, तो आगे 12 माइनस 5 12 माइनस 5 7 होता है 7 होता है, और यूनिट यहाँ पर सेंटीमीटर लगेगा। x बराबर 7 सेंटीमीटर होगा, यानी कि ये टीआर यानी कि आरटी का लेंथ यानी कि लंबाई, यानी कि दोनों पॉइंट के बीच का दूरी यानी कि डिस्टेंस देखो 7 सेंटीमीटर होगा, 7 सेंटीमीटर होगा, यानी कि ये विकल्प बी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एबीसीडी एक समानांतर चतुर्भुज है, मतलब पैरेललोग्राम है, जिसमें इन विच AB बराबर 7 सेंटीमीटर, आगे BC बराबर 9 सेंटीमीटर तथा AC बराबर
8 सेंटीमीटर है। आगे दूसरे विकर्ण की सेकंड डायगोनल की लंबाई लेंथ क्या होगी? 14 सेंटीमीटर, 14 √2 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 7 √2 सेंटीमीटर। देखो सबले यहाँ पर हमें समानांतर चतुर्भुज खींचना पड़ेगा, यानी पैरेललोग्राम हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। तो पहले हम ड्रॉ करते, तो देखो समानांतर चतुर्भुज ऐसा बनेगा, देखो ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, देखो ऐसा बनेगा, समानांतर चतुर्भुज ऐसा बनेगा, देखो ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। देखो इसको यहाँ पर ज्वाइंट करते हैं और इसको हमने यहाँ पर ज्वाइंट किया। देखो ये हो गया हमारा, देखो समानांतर चतुर्भुज। इसका नाम देखो ABCD देना है, ABCD देना है, ABCD देना है। देखो ये समानांतर चतुर्भुज का प्रॉपर्टी यानी गुणधर्म क्या होता है? देखो ये समानांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी आइडेंटिटी ये होता है। देखो यहाँ पर देखो पहली बात तो सभी कोण 90 के नहीं होते, एंगल 90 के नहीं होते, ये एंगल 90 के नहीं होते, 90 के नहीं होते, नॉट 90 के नहीं होते। आगे दूसरी बात, आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है, आमने सामने वाली भुजा बराबर, और आमने सामने वाली भुजा पैरेलल होती है, समानांतर होते हैं। आमने सामने वाली भुजा समानांतर होती है, पैरेलल होती है। आमने सामने वाली भुजा समानांतर होती है, पैरेलल होती है। तो ये इसका प्रॉपर्टी होता है। अब आगे इस देखो ये आपने देखा ही होगा, बुक्स में देखा ही होगा, ये बेसिक चीज है। आगे देखो इसमें आगे दिया है कि AB 7 है, देखो ये AB 7 है, तो सीधी सी बात है ये DC भी 7 ही होगा, आमने सामने इक्वल होता है। आगे दूसरा दिया है BC यानी ये साइड 9 है, तो सीधी सी बात है ये साइड भी 9 ही होगा, आमने सामने इक्वल होता है, ये इक्वल होता है। दूसरा दिया है AC 8 है, AC देखो यहाँ पर हमें विकर्ण खींचना पड़ेगा। देखो ये AC हमारा एक विकर्ण हो गया, दूसरा आ गया ये DB भी हमारा सेकंड विकर्ण। देखो यदि हम ये शीर्षों को जोड़ते हैं, मतलब हम आमने सामने वर्टेक्स के, देखो हम भी ये आमने सामने वाले शीर्षों को यानी कि ऑपोजिट वर्टाइसिस को हम जोड़ते हैं मिला के जो लाइन बनता है, रेखा बनता है, उसको ही विकर्ण बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। मतलब यहाँ पर ये DB एक विकर्ण हो गया, आगे दूसरा CA हमारा विकर्ण, यहाँ पर 2 विकर्ण मिलेगा, 2 डायगोनल मिलेगा। अब इसमें AC मतलब एक विकर्ण का लेंथ 8 दिया, इसका लेंथ 8 दिया, तो आगे बोला है कि दूसरा विकर्ण की लंबाई क्या है, मतलब हमें ये DB निकालना है, BD आउट करना, इसका लेंथ हमने मान लिया x, मतलब हमें x निकालना है, x निकालना है। कैसे निकलेगा? देखो यहाँ पर हमें फॉर्मूला याद करके रखना पड़ेगा। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें देखो यानी समानांतर चतुर्भुज में यानी पैरेललोग्राम में देखो यहाँ पर ये DB का वर्ग प्लस ये AC का वर्ग इक्वल बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग प्लस DC का वर्ग प्लस ये DA का वर्ग होता है। फिर से एक बार वंश देखो समानांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम में ये DB का वर्ग प्लस AC का बराबर इक्वल AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग प्लस DC का वर्ग प्लस DA का वर्ग होता है। मतलब विकर्णों के वर्ग का एडिशन ये भुजाओं के
वर्ग के योग बराबर होता है। फिर से विकर्णों के वर्ग का योग चारों के चारों भुजा स्क्वायर के एडिशन बराबर होता है। अब सिर्फ यहाँ पर वैल्यू रखना है, देन आंसर निकल जाएगा। तो आगे था देखो यहाँ पर डीबी, देखो यहाँ पर डीबी हमें निकालना है, एक्स निकालना है, तो यहाँ पर एक्स का वर्ग आएगा प्लस एसी फर्स्ट डायगोनल ये 8 है और 8 का वर्ग 64 होता है। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं आगे एबी, ये एबी 7 का वर्ग 49 होता है प्लस बीसी 9 का वर्ग 81 होता है 81 होता है प्लस डीसी फिर 7 का वर्ग 49 प्लस लास्ट में डी है, ये 9 का वर्ग 81 81। तो इसको हल करना है और x निकालना है। ताकि थर्ड पर ये x का वर्ग बराबर देखो यहाँ पर इसको जोड़ना पड़ेगा, इन सभी को ऐड करना पड़ेगा। देन यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो ये बहुत ही आसान है, ये एडिशन करना बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पर देखो ये 81 में से एक को हमने इसको दे दिया 49 को दे दिया, ये 50 हो जाएगा। सिमिलरली ये एक को हमने ये 49 को दे दिया, ये 50 हो जाएगा। यहाँ पर 50 50 100 हो गया, 100 हो गया और ये 80 80 160 हो गया। तो ये 100 और 160 260 होगा, एडिशन 260 होगा और ये -64 होगा। तो आगे बराबर इक्वल, यहाँ पर आगे 260 में से 64 गया तो हमें 196 मिलेगा, 196 मिलेगा। मतलब 260 में से हमने 60 घटाया तो ये 200 बचेगा और also 4 घटाने से 196 हमारे पास बचेगा। तो ये आया x के वर्ग बराबर, हमें निकालना x का इधर वर्गमूल लगाना पड़ेगा तो इधर वर्ग हट जाएगा, x बराबर वर्गमूल 196 होगा। आगे बराबर इक्वल 196 का वर्गमूल 14 होता है, 14 होता है। क्यों देखो 14 का स्क्वायर 196 होता है, इसके उल्टा 196 का वर्गमूल 14 होता है, 14 होता है। और यहाँ पर यूनिट यानी कि इकाई ये सेंटीमीटर लगेगा, पीछे सेंटीमीटर लगेगा। बड़ी सेकंड डायगोनल है, दूसरा विकर्ण इसका लेंथ यानी कि लंबाई, मतलब डी से लेकर बी तक की दूरी यानी बी से लेकर डी तक की दूरी यानी डिस्टेंस ये 14 है, 14 है, 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है। यानी ये विकल्प ए, ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन ए। अगला देखिए ट्रायंगल पीक्यूआर में, इन ट्रायंगल पीक्यूआर त्रिभुज पीक्यूआर सभी यानी ऑल सीरीज यानी ऑल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर बिंदु ए पर पॉइंट ए पर प्रतिशत इंटरसेक्ट करते हैं तथा सभी कोण त्रिभुज यानी एंगल बाइसेक्टर बिंदु बी पर पॉइंट बी पर प्रतिशत इंटरसेक्ट करते हैं। यदि एंगल पीबीआर 150 है, 150 है तो एंगल पीएआर क्या होगा? 60, 100, 105, 115। देखो सबले यहाँ पर हम ये ट्रायंगल PQR लेते हैं, हम त्रिभुज PQR
लेते हैं, ट्रायंगल PQR लेते हैं, त्रिभुज PQR लेते हैं। अब इसमें देखो यहाँ पर बोला है कि सभी कोण द्विभाजक बिंदु B पर प्रतिच्छेद करते हैं। ऑल एंगल बाइसेक्टर पॉइंट B पर इंटरसेक्ट करते हैं। मतलब हमें सबसे पहले यहाँ पर हमें कोण द्विभाजक खींचना पड़ेगा, एंगल बाइसेक्टर खींचना पड़ेगा। देखो यहाँ पर देखो ये P का एंगल बाइसेक्टर हमने खींचा, मतलब ये जो लाइन है ये कोण P को आधा आधा में बांटेगी। हालांकि इसका कोई यूज यहाँ पर नहीं है। देखो ये बेसिक चीज है, ये हमने ऑलरेडी बता दी, इसलिए हम डिटेल में नहीं बता देंगे। आगे दूसरा देखो सिमिलरली ये R का भी हमने एंगल बाइसेक्टर खींचा, मतलब ये लाइन R को इक्वली बाइसेक्ट करेगी, ये दोनों टुकड़ा बराबर। सिमिलरली ये एंगल देखो ये इसमें से पास होगा, ये Q का हमने बाइसेक्टर खींचा, कोण अर्धक खींचा, तो ये इसमें से पास होगा, मतलब ये एंगल दोनों टुकड़ा इक्वल होगा। इसका कोई इस्तेमाल नहीं, हमें सिर्फ देखो इससे मतलब है ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इससे हमें मतलब है ये इंटरसेक्शन पॉइंट आया प्रतिच्छेद बिंदु, ऐसे हमें मतलब। अब इसको हम मिटा देंगे, इसका कोई यूज नहीं है। देखो इसका कोई यूज नहीं है, सिर्फ इतना ही हमें जरूरी है। देखो इतना ही हमें जरूरी है, दूसरे का कोई यहाँ पर इस्तेमाल नहीं। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट से हमें मतलब है, प्रतिच्छेद बिंदु से हमें मतलब है, और ये दो लाइन से हमें मतलब है। कैसे अब आगे आपको पता चल जाएगा। देखो यहाँ पर ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट का नेम यहाँ पर देखो B दिया है, ये पॉइंट का नेम यहाँ पर B है, कैपिटल B है। और ये B क्या होगा यहाँ पर, ये जो B है तो ये B यहाँ पर अंतः केंद्र होगा, इन सेंटर होगा, अंतः केंद्र होगा, इन सेंटर होगा। ये भी यहाँ पर इन सेंटर यानी अंतः केंद्र होगा, मतलब कोण अर्धक के इंटरसेक्शन से हमें इन सेंटर मिलता है, अंतः केंद्र मिलता है, इसलिए B अंतः केंद्र है। अब इसमें बोला है कि आगे बोला है कि एंगल PBR, ये वाला एंगल 150 का है, 150 का है। देखो 150 का है, 150 का है, 150 फिर से कर। ये एंगल PBR यानी RBP, ये एंगल 150 का है। मतलब ये सेंटर पर 150 का एंगल बन रहा है। और सेंटर कौन सा है, इन सेंटर है, केंद्र अंतः केंद्र है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें ये वाला एंगल निकालना है, मतलब ये एंगल हम निकाल पाएंगे, मतलब एंगल PQR हम निकाल पाएंगे इसका यूज करके। देखो यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर हियर देखो ये जो एंगल होता है, यानी ये 150 बराबर यहाँ पर 90 प्लस ये Q/2 होता है। फिर से बात, यदि ये इन सेंटर है यानी केंद्र अंतः केंद्र, ध्यान जो केंद्र पर एंगल बनता है, मतलब दोनों शीर्षों से, ये दोनों वर्टेक्स जो केंद्र पर एंगल बनता है उसका वैल्यू 90 प्लस सामने वाले का आधा होता है, ऑपोजिट का हाफ होता है। मतलब यहाँ पर ये PBR RBP यानी 150 बराबर 90 प्लस ये Q का आधा, मतलब यहाँ पर ये Q ही लेना है, हमें Q निकालना है, इसलिए ये Q का आधा होगा। ये एंगल यानी एंगल PBR बराबर 90 प्लस सामने वाले का आधा, मतलब Q का आधा होता है। कब, जब इन सेंटर हो तब। तो आगे यहाँ पर
हियर देखो आगे यहाँ पर देखो ये 100 देखो ये 90 इधर आएगा तो 150 में 90 जाएगा तो हमारे पास देखो हमारे पास 60 बचेगा 60 बचेगा 60 बचेगा 60 बचेगा और ये 2 इधर आएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इक्वल टू ये एंगल Q होगा यानी एंगल Q 60 दूनी 120 का होगा 120 का होगा तो ऐसा मिलेगा। ये क्वेश्चन अभी आधा ही सॉल्व हुआ है। अब फिर देखो अब जो दूसरी बात कही है इसको भी हम इस ट्रायंगल में ही ले सकते हैं। जो दूसरी बात बोली ए वाली इसको भी हम इसमें ही ले सकते हैं पर यदि हमने इसमें ही लिया तो ये यहाँ पर खिचड़ी बन जाएगा यहाँ पर खिचड़ा बन जाएगा खिचड़ी बन इसलिए हम इस मैटर को इस बात को हम दूसरे ट्रायंगल में लेंगे मतलब यहाँ ये ट्रायंगल का हम फोटो कॉपी लेंगे डुप्लीकेट लेंगे नकल करेंगे इसमें ये दूसरी बात को लिखे तब थोड़ा अच्छा दिखेगा अच्छा लगेगा। तो हम क्या करते हैं अब हम फिर से यही त्रिभुज को ले लेते देखो ट्रायंगल PQR त्रिभुज PQR ट्रायंगल PQR त्रिभुज पे देखो ये डुप्लीकेट है ये सेमी है देखो एक में ही ड्रॉ करने पर ये अच्छा नहीं लगता इसलिए हमने इसका नकल कर दिया और इसमें हम ये दूसरी बात देखें यानी ए वाली बात देखेंगे तभी आंसर तो आगे जाएगा जवाब तो आगे जाएगा। देखो यहाँ पे ट्रायंगल हमारा PQR है त्रिभुज PQR है। अब इसमें क्या करना है इस समय शीर्ष लंब की बात की यानी ऑल्टीट्यूड की बात की मतलब जो शीर्ष लंब है ये बिंदु ए पर इंटरसेक्ट करते हैं प्रतिच्छेद करते हैं मतलब हमें ये P का देखो ये P का एंगल P का यानी ये P का हमें शीर्ष लंब खींचना है। देखो ये एंगल P का मतलब शीर्ष का हमें लंब खींचना है मतलब हमें देखो यहाँ पर हमें क्या करना है हमें शीर्ष लंब खींचना है ये तीनों बिंदु का हमें शीर्ष लंब खींचना है मतलब सामने वाली भुजा पर यानी ऑपोजिट साइड पर हमें लंब डालना है 90 डिग्री का एंगल बनाना है। देखो ये हमने लाइन सीधा खींचा ऑपोजिट साइड पर ये क्या हो गया ये लंब हो गया परपेंडिकुलर यानी ये ऑल्टीट्यूड यानी शीर्ष लंब हो गया ये शीर्ष लंब हो गया किसका ये एंगल P का। सिमिलरली हमें आर्क का शीर्ष लंब खींचना है मतलब सामने वाली भुजा पर 90 का एंगल बनाना है लंब खींचना है सामने वाली भुजा पर। सिमिलरली हमें ये Q का भी हमें देखो ये इसमें से ही गुजरेगा ये इसमें से ही गुजरेगा देखो यहाँ पर भी 90 का एंगल बनेगा 90 का एंगल बनेगा मतलब ये क्या हुआ ये लाइन यहाँ पर Q का शीर्ष लंब हो गया ऑल्टीट्यूड हो गया यानी कि लंब हो गया यानी परपेंडिकुलर हो गया मतलब सामने वाली भुजा पर 90 का एंगल बनेगा। फिर से पर हमने क्या किया हमने तीनों शीर्षों का शीर्ष लंब खींचा यानी कि ऑल्टीट्यूड खींचा यानी कि परपेंडिकुलर खींचा यानी लंब खींचा मतलब सामने वाली भुजा पर लंब बनाए मतलब 90 का कोण बनाए 90 का कोण बनाए ऐसा हमने लाइन ड्रॉ किया। देखिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट है प्रतिच्छेद बिंदु इसका नाम यहाँ पर ए दिया है ये ए दिया है कैपिटल ए दिया तो अब ये ए क्या होगा तो ये यहाँ पर ऑर्थो सेंटर होगा लंब केंद्र होगा ऑर्थो सेंटर होगा लंब केंद्र होगा। देखो ये चीजें हमने ऑलरेडी बता दी देखो मतलब शीर्ष लंबों के इंटरसेक्शन से यानी प्रतिच्छेद से हमें ऑर्थो सेंटर मिलता है लंब केंद्र मिलता है। यहाँ ये ए पॉइंट एक्चुअल में ऑर्थो सेंटर है लंब केंद्र है ऑर्थो सेंटर है लंब केंद्र है। अब देखो हमें इससे कोई मतलब नहीं है
हमें इससे कोई मतलब नहीं है। देखो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। एक्चुअल में इतना ही ड्रॉ करना है, पर ये समझाने के लिए ड्रॉ किया था। हमें इतना सही मतलब है, इतने सही मतलब। देखो ये एंगल देखो ये 120 का है, 120 का। देखो ये एंगल 120 का, ये 120 का आ गया है। अब हमें निकालना है देखो एंगल PAR, PAR यानी RAP, यानी ये एंगल निकालना है। केंद्र पर का एंगल निकालना है, सेंटर पर का एंगल नहीं। पर सेंटर कौन सा है? ऑर्थो सेंटर है, लंब केंद्र है। ऑर्थो सेंटर है, लंब केंद्र। तो यहां पर देखो नियम ये बोलता है कि, रूल ये बोलता है, देखो ये जो केंद्र पर एंगल बनता है ऑर्थो सेंटर पर, यानी कि लंब केंद्र, मतलब ये दोनों शीर्षों से जो एंगल बनता है, ये दोनों वर्टेक्स से जो एंगल बनता है, मतलब एंगल PA यानी एंगल RAP, ये एंगल लिख देते हैं। एंगल PAR इक्वल बराबर 180 माइनस सामने वाला होता है, ऑपोजिट में यहाँ माइनस ये एंगल Q होगा। फिर से एक बार, यदि ऑर्थो सेंटर है तो जो यहां पर एंगल बनता है PAR इक्वल बराबर 180 माइनस यानी 180 माइनस सामने वाला ऑपोजिट वाला होता है। तो इसके सामने ऑपोजिट ये Q एंगल है, मतलब यहां पर 120 का, तो यहां पर 120 आ जाएगा। तो इक्वल बराबर 180 माइनस 120 60 होगा, 60 होगा। मतलब ये एंगल PAR यानी रिक्वायर्ड एंगल 60 का होगा, 60 का होगा। यानी विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। एक समचतुर्भुज का यानी कि रोम्बस का छोटा विकर्ण यानी स्मॉल डाया विकर्ण मतलब डायागोनल, छोटा विकर्ण मतलब स्मॉल डायागोनल, उसके भुजाओं के देखो छोटा विकर्ण देखो उसकी बराबर। देखो यहाँ पर कोमा आए, जो छोटा विकर्ण है स्मॉल डायाग्राम है, डायागोनल है, तो वो उसकी भुजा साइड्स के लंबाई लेंथ के इक्वल है, जो 6 सेंटीमीटर है। तो उस समबाहु त्रिभुज का इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्षेत्रफल एरिया क्या होगा, जिसके वो इट्स भुजा यानी साइड समचतुर्भुज के मतलब रोम्बस के बड़े विकर्ण यानी बिग डायागोनल के बराबर इक्वल है। 18 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 27 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 27 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 32 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर का वर्ग एंड 36 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर का वर्ग। देखो पहली बात, देखो यहाँ पर जो हमें निकालना है वो एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। और क्षेत्रफल यानी कि एरिया को हमेशा मतलब क्षेत्रफल को यूनिट स्क्वायर में इंडिकेट करते, इकाई के वर्ग में दर्शाते हैं, यूनिट स्क्वायर में इंडिकेट करते। मतलब यहाँ पर वर्ग भी आएगा, सेंटीमीटर ही, देखो वर्ग भी आएगा, स्क्वायर भी आएगा, वर्ग भी आएगा, सेंटीमीटर देखो स्क्वायर भी आएगा। यदि आपने ओनली सेंटीमीटर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दिया, देखो ओनली सेंटीमीटर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर देने, आपका आंसर गलत होगा। मतलब क्षेत्रफल है तो वर्ग आता है, स्क्वायर आता है, वर्ग आता है, स्क्वायर आता है। तो ऐसी चीजें भी ध्यान में रखनी होती। ये बात हमने ऑलरेडी बता दी, पर फिर से हम बता दे रहे थे। आगे देखो यहाँ पर अब आते हैं क्वेश्चन और प्रश्न पर। देखो समय यहाँ पर हमें समचतुर्भुज खींचना पड़ेगा, यानी इंग्लिश में हमें रोम्बस
कितने को यहाँ पर समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो ये हो गया हमारा समचतुर्भुज यानी रोम्बस। इसका नाम फिर से ए बी सी डी ही देते हैं। और देखो अब यहाँ पर समचतुर्भुज का यानी रोम्बस का प्रॉपर्टी यानी गुण धर्म ये होता है। देखो पहली बात इसका प्रत्येक कोण 90 का नहीं होता है, 90 का नहीं होता है, एंगल 90 का नहीं होता है, नहीं होता है, नॉट। और आगे देखो चारों भुजा बराबर होता है, चारों साइड इक्वल होता है, चारों भुजा ऑल साइड इक्वल होता है। और आमने सामने वाला भुजा पैरेलल होता है, समानांतर होता है। ऑपोजिट साइड पैरेलल होता है, समानांतर होता है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी होता है। अब आगे इसमें हम विकर्ण भी खींचते हैं, डायगोनल भी खींचते हैं। यहाँ पर देखो ये DB एक हमारा विकर्ण हो गया और ये AC हमारा सेकंड विकर्ण हो गया। अब इसमें और दूसरा भी प्रॉपर्टी होता है समचतुर्भुज का, और दूसरा भी प्रॉपर्टी होता है, गुणधर्म होता है। मतलब ये जो विकर्ण होता है, डायगोनल होता है समचतुर्भुज का, तो 90 पर ही काटता है, 90 पर ही कट करता है। फिर से ये जो विकर्ण होता है वो 90 पर काटता है, 90 डिग्री पर कट करता है। तो ये हो गया पहली बात। दूसरा बात इक्वली बाइसेक्ट करता है, समद्विभाजित करता है। मतलब ये टुकड़ा बराबर, देखो यदि यहाँ पर हम नाम ओ देते हैं, लेकिन यहाँ पर AO बराबर OC, ये दोनों टुकड़ा बराबर। सिमिलरली ये टुकड़ा यानी ये टुकड़ा बराबर, हालांकि इसका कोई यूज नहीं है। ये टुकड़ा बराबर नहीं, BO बराबर OB होगा। देखो फिर से जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करने, इक्वली बाइसेक्ट करते, मतलब दो टुकड़ों में बांटे। मतलब देखो ये विकर्ण इसको दो टुकड़ों में बांटेगा, मतलब AO बराबर OC होगा। सिमिलरली देखो ये विकर्ण इसको बाइसेक्ट करें, मतलब यहाँ DO बराबर OB होगा। ये बेसिक प्रॉपर्टी कहता है। अब आगे देखो इसमें दिया है कि देखो इसमें दिया है कि छोटा देखो विकर्ण उसकी भुजाओं की लंबाई के बराबर, जो 6 सेंटीमीटर है, जो 6 सेंटीमीटर है। मतलब ये समचतुर्भुज का यानी रोम्बस का साइड का लेंथ यानी भुजा का लंबाई 6 है। देखो ये DC भी 6 है, CB भी 6 है, AB भी 6 और ये DF भी 6। ये 6 सेंटीमीटर का रोम्बस है यानी समचतुर्भुज। आगे बोला है इसका छोटा विकर्ण स्मॉल डायगोनल। देखो यहाँ पर देखो छोटा विकर्ण यानी स्मॉल डायगोनल, ये DB होगा। दिखने से ही पता चल रहा है, ऑब्वियस बात है। देखो यहाँ पर ये लंबा दिखाई दे रहा है और ये छोटा है। ये विकर्ण हमें लंबा दिखाई दे रहा है और ये विकर्ण हमें छोटा दिखाई दे रहा है। इसका लेंथ 6 है, छोटा विकर्ण भुजा के बराबर है, मतलब 6 के बराबर है। मतलब ये DB 6 होगा, परंतु देखो यहाँ पर दो टुकड़ा होता है, मतलब ये भी 3 का होगा, ये भी 3 का होगा, 3 का होगा, 3 में बढ़ जाएगा। DO भी 3 होगा, OB भी 3 होगा। तो ऐसा हमें मालूम हो गया। अब आगे बोला है कि हमें उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसका भुजा समचतुर्भुज के बड़े विकर्ण के बराबर है, बिग डायगोनल के इक्वल है। मतलब हमें ये समचतुर्भुज का ये बिग डायगोनल यानी कि बड़ा विकर्ण
विकर्ण का लेंथ यानी कि लंबाई निकाल, मतलब हमें AC निकालना, हम CA निकालें, AC निकालें, CA निकालें, कैसे निकलेगा? हाउ टू आउट। देखो यहाँ पर सीधी सी बात है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, हमारे पास 4 त्रिभुज बन रहे हैं। देखो ये छोटे छोटे 4 त्रिभुज बन रहे हैं, 4 ट्रायंगल बन, तो इनमें से किसी का भी यूज करके, किसी का भी इस्तेमाल करके हम देखो ये AC निकाल पाएंगे, ये बड़ा विकर्ण निकाल पाएंगे। तो हम इस ट्रायंगल का इस्तेमाल करते हैं, ट्रायंगल EOB। तो ये ट्रायंगल EOB समकोण त्रिभुज है, हर एक समकोण त्रिभुज है, 90 का एंगल है, 90 का एंगल है, समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें लगेगा पाइथागोरस थ्योरम, मतलब 90 के सामने वाली भुजा हाइपोटेनस होता है कर्ण पर, यहाँ AB 90 के सामने AB ये साइड कर्ण है हाइपोटेनस, यहाँ AB का वर्ग 6 का वर्ग इक्वल बराबर बाकी की दो भुजाओं के, मतलब EO एंड OB के वर्ग के बराबर इक्वल होता है। मतलब यार एक भुजा AO है, OA, तो इसका लेंथ हमें निकालना है, इसका नाम देखो AO हमें निकालना है, और दूसरा साइड वे है OB, तो इसका लेंथ 3 है, इसका वर्ग करना है, वर्ग करना है, स्क्वायर करना है, और एडिशन के बराबर होता है। फिर से एक बार देखो यहाँ पर पाइथागोरस नियम के हिसाब से ये होता है, ये होता है, देखो कर्ण का वर्ग हाइपोटेनस का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब AB का वर्ग मतलब 6 का वर्ग इक्वल बराबर बाकी की दो भुजा को, मतलब AO एंड OB, मतलब AO यहाँ पर ऐसे रहेगा और आगे OB मतलब 3 के वर्ग और AO के वर्ग के एडिशन के बराबर होता है। तो ये हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाया, पाइथागोरस थ्योरम लगाया। तो मेरे पास ये इक्वेशन है, अब इसको हल करके हमें ये AO निकालना है, ये AO आउट हो गया, देन यहाँ पर जस्ट आगे डबल ही करना है। देखो यहां से हमें ये AO मालूम हो जाएगा, देन इसका जस्ट डबल करना है, देन ये AC निकल जाएगा, बड़ा विकर्ण निकल जाएगा। देखो यहाँ पर AO बराबर OC है, ये दोनों टुकड़ा तो ऑलरेडी बराबर है, हमने प्रूव कर दिया है, कह दिया है, यानी इसका जो आंसर आएगा जस्ट उसका डबल करना है, AC निकल जाएगा, यानी यहाँ से हमें AO निकालना है। तो आगे यहाँ पर 6 का वर्ग 36 इधर आएगा और आगे 3 का वर्ग 9 इधर आएगा, -9 होगा, इक्वल AO का वर्ग होगा। आगे ध्यान रखो 36 - 9 27 होता है और वर्गमूल बराबर AO होगा। देखो इधर वर्ग घटा तो इधर वर्गमूल लगेगा, मतलब AO बराबर वर्गमूल 27 होगा। अब हमें निकालना AC, तो यहाँ पर दुगना करना है, तो इसका पूरे का लेंथ 2 टाइम्स √27 आएगा, 2 वर्गमूल 27 आएगा। ये जो बड़ा विकर्ण है, बिग डायगोनल है, इसका लेंथ यानी लंबाई 2 वर्गमूल 27 है, यानी इतना सेंटीमीटर है, इतना सेंटीमीटर है। अब हमें निकालना है, देखो हमें निकालना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब यहां से इसमें ही दूसरा क्वेश्चन बन गया, इसमें ही दूसरा क्वेश्चन दे दिया है, सेकंड क्वेश्चन दे दिया है। अब हमें लेना है समबाहु त्रिभुज, यानी कि तीनों भुजा बराबर, ऐसा त्रिभुज जिसकी चारों भुजा तीनों भुजा बराबर। देखो समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों साइड बराबर, तीनों भुजा बराबर, और यहाँ भुजा का मान यानी कि वैल्यू हमें समचतुर्भुज के, देखो ये साइड की बात है, ये दूसरा क्वेश्चन चालू हो गया, इसको इससे कोई मतलब नहीं,
देखो इसको सिर्फ ये बड़े विकर्ण की लेंथ से मतलब है। तो यहाँ पर इस साइड का जो लेंथ लेना है हमें, वो देखो बड़े विकर्ण के बराबर लेना है। मतलब बड़ा विकर्ण ये 2 वर्गमूल 27 है। मतलब इस भुजा का माप 2 वर्गमूल 27, 2 वर्गमूल 27, 2 वर्गमूल 27 है। तीनों भुजा 2 वर्गमूल 27 के। अब हमें इसका एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकलेगा? यहाँ पर सीधा फॉर्मूला लगता है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है। मतलब समबाहु त्रिभुज का यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया यानी क्षेत्रफल, एरिया यानी क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। √3/4 भुजा स्क्वायर होता है, साइड का वर्ग होता है। साइड का स्क्वायर में ए बराबर यहाँ पर भुजा लेना है, ए मतलब भुजा, तो आगे यहाँ पर बराबर इक्वल ये √3/4 गुणा भुजा, भुजा यहाँ पर 2 वर्गमूल 27 है और इसका हमें ये स्क्वायर करना है। आगे बराबर इक्वल, देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, देखो यहाँ पर हमें इसका स्क्वायर करना है। यहाँ पर देखो 2 का वर्ग, देखो यहाँ पर देखो 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 यहाँ पर देखो इसका आंसर देखो ये 2 का, देखो पहले तो यहाँ पर बीच में गुणा है, ये 2 और वर्गमूल 27 के बीच में गुणा है। और इस मतलब यहाँ पर क्या हो गया, 2 संख्याओं के बीच में गुणा है, 2 संख्याओं के बीच में गुणा है और पूरे को वर्ग लगा हुआ है। इसलिए जो वर्ग है ये दोनों संख्याओं को सेपरेट सेपरेट लगता है, पर्टिकुलर पर्टिकुलर लगता है। मतलब पहले 2 का वर्ग 4 होगा गुणा ये वर्गमूल 27 का वर्ग 27 होता है, 27 होता है। क्योंकि देखो यहाँ पर ये वर्ग और वर्गमूल, अरे वर्गमूल और वर्ग एक दूसरे का, इच अदर का रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम होता है, इनवर्स होता है, इसलिए कैंसल हो जाते, इसलिए हमें सिर्फ 27 मिलेगा। दूसरे शब्दों में कह दे, यदि हम 27 का वर्गमूल निकालेंगे, सपोज 27 का वर्गमूल हमने निकाला, 27 का स्क्वायर हमने आउट किया और फिर से हम उनका वर्ग करेंगे, जो आंसर आए उसका हम स्क्वायर करेंगे, वर्ग करें तो हमें फिर से 27 मिलेगा। अगेन हमें 27 ही मिलेगा, ये 27 मिलेगा। यानी कि देखो यहाँ पर ये 2 गुणा वर्गमूल 27 का वर्ग 4 गुणा 27 होगा। अब यहाँ पर गुणा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पर सीधी सी बात है, ये 4 ऊपर नीचे कैंसल हो जाते हैं। हमारे पास बचेगा ये 27√3, 27√3 यानी 27 into 3, बीच में गुणा होता है, बीच में मल्टीप्लाई होता है। और यूनिट यहाँ पर ये सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा। पीछे में क्या लगेगा, पीछे में सिर्फ यूनिट नहीं लगेगा, यूनिट का स्क्वायर लगेगा, इकाई का वर्ग लगेगा। मतलब यहाँ पर यूनिट स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल में यानी एरिया में पीछे जो लगता है, मतलब यूनिट जो लगता है, जो इकाई जो लगता है, वो इकाई का वर्ग होता है, यानी यूनिट स्क्वायर होता है। यूनिट स्क्वायर होता है, स्क्वायर लिखना होता है। तो यहाँ पर यूनिट सेंटीमीटर है और स्क्वायर लगाना था, तो ऐसा हमें मिलेगा। इन शॉर्ट ये देखो ये समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका क्षेत्रफल यानी एरिया ये 27√3 होगा, 27√3 होगा, 27 वर्गमूल 3 होगा। यानी ये विकल्प बी है हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।